हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट, और किस चीज़ का उसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ। जैसा कि अगर आपने हमारे चैनल को पहले फॉलो किया है तो आप जानते होंगे DSSB का PRT में जो पेपर 2 होता है, CDP एंड पेडागोजी वाला जो पोर्शन होता है, उसका मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। 40 क्वेश्चंस मैं कर चुकी हूँ। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड भी होता है, CDP होती है और ये सारी चीज़ें पेडागोजी वगैरह होती है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को हम यहाँ पर देख रहे हैं। 40 क्वेश्चन मैंने पहले सेशन में आपको कराए हैं और आज भी कोशिश करेंगे लगभग इतने ही क्वेश्चंस को हम कवर कर लें, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में। तो मेरा जो अब यहाँ पर एक एम है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DSSB के, चाहे वो हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, CDP के हों, और बाकी जो आप लोग डिमांड करोगे, आप कमेंट कर सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि किस सब्जेक्ट के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखना चाहते हो। तो हम ऐसा करेंगे कि जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा डिमांड होगी उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक आप लोग अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं रख रहे हो तो मैं अपने पॉइंट से आपको कोशिश करूंगी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर कराऊं। जनरल अवेयरनेस का मैंने इसका पेपर आपको पहले ही करा दिया था, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। वो क्यों? बिकॉज अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरा आपको सटीक विश्लेषण, सटीक गाइडेंस के साथ मिलेगा और ऑथेंटिक चीज़ें मिलेगी, चाहे वो कोई ऑथेंटिक खबर हो, ठीक है, या फिर जो कंटेंट है वो भी बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक आपको यहाँ पर मिलेगा। आप चाहे तो चैनल को विजिट भी करके देख सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा इस सेशन के बारे में मुझे आपको बताना था, वो मैंने बता दिया है। बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लेकर चल रहे हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर सेंडिंग द टाइम टेबल टू पेरेंट्स। तो सबसे जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है टाइम टेबल भेजने का पेरेंट्स को, वो क्या होता है? ईमेल है। इनमें से, है ना, ब्लॉग, चैटिंग या फॉरम में से सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ईमेल। हर एक क्वेश्चन को आपने यहाँ पर अच्छे से समझना है। हर सेशन में ये बताती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी पेपर के कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप किसी बुक से पढ़िए चाहे किसी भी टीचर से पढ़िए, क्योंकि डायरेक्टली तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपको ये पता चलता है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, कौन सा जो है सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो माता पिता को समय सारणी, टाइम टेबल भेजने का सबसे उचित विकल्प होता है ईमेल। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू इंटरनेट सेफ्टी। इंटरनेट सेफ्टी के लिए इनमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? तो जो एप्लीकेबल नहीं है वो है अपडेटिंग स्टेटस ड्यूरिंग पिकनिक। इंटरनेट सेफ्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जबकि चेंजिंग पासवर्ड्स रेगुलरली, ये बिल्कुल ठीक है। यूज़ ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दैट इज़ ओके। एंड चाइल्ड लॉक सिस्टम, ये भी है। लेकिन स्टेटस वाला पिकनिक के दौरान ही इससे कुछ सेफ्टी से जो है मैच नहीं करता है। क्लियर है? पिकनिक के दौरान स्टेटस को अपडेट करते रहना, इंटरनेट सुरक्षा से कोई इसका लेना देना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई शुड टीचर्स यूज़ मल्टीमीडिया इन टीचिंग। मल्टीमीडिया यूज़ क्यों करना चाहिए टीचर को ड्यूरिंग टीचिंग? फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को पढ़ाने के लिए, खोजने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए और एक्सपीरियंस के लिए मल्टीमीडिया टीचर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीडिया आप क्यों यूज़ करते हो? आप चीज़ों को, अपने ज्ञान बढ़ाओ, चीज़ों, अलग अलग चीज़ों से सीख कर बच्चों को सिखाओ और एक्सपीरियंस लो, इसलिए मल्टीमीडिया का टीचर्स को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा जो है सही ऑप्शन नहीं होगा? तो जो प्रिपेयर पोस्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सही ऑप्शन मैच नहीं है। प्रिपेयर पोस्टर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज़ नॉट करेक्ट। प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन बनाते हो फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक है। राइट ए ब्लॉग टू एक्सप्रेस व्यूज़, ये क्रिएटिव थिंकिंग है। राइट अ मूवी रिव्यू, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है। बट प्रिपेयर पोस्टर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट करेक्ट, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्टर तैयार करना समस्या को सुलझाने का कोई इसमें संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर। ड्रिल एंड प्रैक्टिस के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो है इसका क्या यूज़ है?
तो इसका यूज़ है टू प्रैक्टिस फैक्ट्स एंड रिमेंबर प्रोसीजर। देखो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है दोहराना, बार बार करना, तो उससे फैक्ट्स की प्रैक्टिस होती है। और जो प्रोसीजर है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, वो हमें क्लियर हो जाता है, हमें याद रहता है। इसलिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है तथ्यों का अभ्यास करने के लिए और प्रक्रिया को याद करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एडी मॉडल, AEEIE। सो स्टेप्स बेसिकली इज़ द फुल फॉर्म आपसे पूछी है एडी मॉडल की, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और इंग्लिश में ही इसको याद रखिएगा। एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। देखो, ये जो एब्रीविएशंस होते हैं ये आपको बार बार याद पढ़ने से तो होंगे, इनको साथ साथ लिखा भी करो। A फॉर एनालिसिस, D फॉर डिज़ाइन, फिर D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन, E फॉर इवेल्युएशन। इस तरह से एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन मॉडल, इसको आप याद रखना। चलिए इंग्लिश में ही आप इसको याद रखना, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। मल्टीपल चॉइस टेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। जो MCQ टेस्ट होता है ना आपका, MCQ, जैसे कि ये सवाल भी MCQ है, ये कैसी थिंकिंग का एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट का है, कन्वर्जेंट का है, इंटेलिजेंट थिंकिंग या रैंडम थिंकिंग का। देखो, दो थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके टीचिंग एग्जाम में जो आपसे CDP या पेडागोजी पूछी जाती है। एक थिंकिंग है कन्वर्जेंट और एक होती है डाइवर्जेंट। हर वीडियो में आपको बताती हूँ जब भी ये टॉपिक आता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है, आपका नाम क्या है, मैंने बोला मेरा नाम है प्राची, दैट इज़ कन्वर्जेंट, सीधा सीधा जवाब किसी भी बात का बिना सोचे, मतलब जिसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ रहा है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, प्राची आप अपने बारे में बताइए, जहाँ आप घूमने गई थी आपने क्या एक्सपीरियंस किया, तो मैं सोच सोच के बताऊंगी मैंने ये किया, मैंने वो किया, बहुत सारी चीज़ें, दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग। तब आप किसी चीज़ के एक से ज़्यादा पहलू देखते हो, इस पॉइंट से भी देखा, इससे भी देखा, सोचा समझा हर चीज़ के बारे में, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। लेकिन जो MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस, वो एक कन्वर्जेंट थिंकिंग में आता है, बिकॉज डायरेक्टली आपको सिर्फ आंसर मार्क करना होता है, कोई उसके बारे में थ्योरी नहीं लिखनी होती, कोई सर्च नहीं करना पड़ता, रिसर्च टाइप। तो याद रखना, जो MCQ है दैट कम्स अंडर कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिसारी सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, संविधान का कौन सा हिस्सा है जिसमें भाषा से संबद्ध प्रावधान है, तो याद रखना वो है पार्ट 17, भाग 17, अनुच्छेद हमारे जो संविधान का भाग 17 है, भाषा से रिलेटेड है, भाषा के प्रोविजन से, आर्टिकल 70, आर्टिकल याद आ रहा है, सॉरी, पार्ट 17 या फिर भाग 17 याद रखना, रिलेटेड टू लैंग्वेज। If a student is facing a problem to learn new language, how you will help him or her। अगर एक स्टूडेंट किसी लैंग्वेज को लर्न करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप उसकी कैसे हेल्प करोगे, तो प्रैक्टिसिंग आप उसको करवाओगे LSRW स्किल्स को वाइल लर्निंग न्यू लैंग्वेज। अब आपको एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है, LSRW, बहुत सिंपल सी बात है, इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको ये पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो सर्च करना इसको और कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर आप इसको कभी नहीं बोलोगे क्या है रीडिंग राइटिंग क्या है, मतलब ठीक है, थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। तो अगर कोई नई लैंग्वेज बच्चे को सिखानी है तो आपको LSRW स्किल्स को उसको बार बार प्रैक्टिस कराना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर आपने कॉमेंट बॉक्स में लिखनी है। व्हाट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। अगर हम कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं, लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, लेस इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ऑब्वियसली जब हम कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं तो इंटरेक्शन उसमें बहुत कम हो जाता है, देयर इज़ अ वेरी वेरी लेस इंटरेक्शन, ठीक है। जो बातचीत होती है एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में बहुत कम हो जाती है अगर आप कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग लैंग्वेज कर रहे हो, छात्र और शिक्षक के बीच कम बातचीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स डिस्कशन मोर इफेक्टिव। कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई वार्तालाप चल रहा है, कोई चर्चा चल रही है, वो मोर इफेक्टिव या ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनेगी,
डिस्कवरिंग अननोन फैक्टर्स एंड टॉलरेंस ऑफ व्यूज़, दूसरों के व्यूज़ को सुनना, समझना और नई नई चीज़ों को, नए नए फैक्टर्स को डिस्कवर करना। तभी जो आपका एक डिस्कशन चल रहा है ना वो बढ़िया होगा, इफ़ेक्टिव होगा। व्हेन यू आर डिस्कवरिंग समथिंग, यू आर डिस्कवरिंग अननोन चीज़ें, अननोन थिंग्स, अननोन फैक्टर्स एंड टॉलरेंस ऑफ व्यूज़, अज्ञात कारकों और विचारों की सहनशीलता की खोज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4-year-old रिया could fluently speak Bengali other than Hindi, her mother tongue. Nobody spoke Bengali at home except for 2 mates at the daycare she went to. How did Riya learn to speak Bengali? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रिया जो है 4 साल की बच्ची है और वो बहुत अच्छा फ्लुएंट में बंगाली बोलती है, हिंदी नहीं बोल पाती, जबकि वो क्या है, उसकी मदर टंग है। और घर में कोई बंगाली नहीं बोलता, लेकिन जो मेड है उसके घर में वो बंगाली बोलती हैं। तो उसने कैसे बंगाली सीखी है? तो सिंपल सी बात है, उसने क्या किया है, अपनाया है, ठीक है, पिक किया है लैंग्वेज को मेड के थ्रू। वहाँ जब उसने उनको सुना, हर वक्त वो उनसे क्या करती थी, सीखती थी सुनते सुनते, तो उसने मेड से जो है वो लैंग्वेज को पिक किया है, बंगाली को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ लैंग्वेज लर्निंग? लैंग्वेज लर्निंग क्या है? इनफॉर्मल है, नेचुरल है, इम्प्लिसिट है या फॉर्मल है? तो लैंग्वेज लर्निंग एक फॉर्मल लर्निंग में आती है। जो लैंग्वेज लर्निंग है, भाषा को सीखना है, फॉर्मल लर्निंग में आता है, औपचारिक शिक्षा में आता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला व्हाट शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज? एक लैंग्वेज फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग पहली लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? तो पहली लैंग्वेज हमारी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए या फिर मदर टंग जो जिसको बोलते हैं, एक ही बात है। हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, ये हमारी जो मदर टंग है, वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, ना हिंदी ना इंग्लिश, हमारी मदर टंग हमारी जो है फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर मेंशन इन 8th शेड्यूल नाउ? जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, उसमें कितनी भाषाएं मेंशन है? तो 22 भाषाएं उसमें मेंशन है, याद रखिएगा। कितनी लैंग्वेजेस? 22। कौन से आर्टिकल में 22 भाषाएं हैं? 8वीं यहाँ पर शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस मेंशन है? 22 भाषाएं। क्लियर है? नेक्स्ट पर चलते हैं। जनरली स्पीकिंग सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, तो ये एक वर्ड में माइंड से स्लिप हो रहा था। जो वो बच्ची की बात हमने अभी की, उसने मेड से सीखा, एक्वायर किया, ठीक है, एक्वायर किया, उसने चीज़ों को वहाँ से सीखा। जनरली स्पीकिंग सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन स्टार्ट्स फ्रॉम, तो जो सेकेंड लैंग्वेज का हम पढ़ना या सीखना शुरू करते हैं वो शुरू होता है कॉम्प्रीहेंशन से। सेकेंड लैंग्वेज की जो स्पीकिंग एक्विजिशन स्टार्ट होती है, किससे होती है? कॉम्प्रीहेंशन से शुरू होती है, समझने से शुरू होती है। ऑब्वियसली हमें सेकेंड लैंग्वेज को समझना ही पड़ता है, फर्स्ट तो हमारी मदर टंग ही होती है। तो आमतौर पर द्वितीय भाषा अधिग्रहण शुरू होता है समझ से, कॉम्प्रीहेंशन से। नेक्स्ट आपका सवाल है, आई थिंक इस क्वेश्चन की जो है इंग्लिश यहाँ पर मिस हो चुकी है, नहीं ऊपर है, नीचे है। लैंग्वेज इज सिंबल ऑफ डैश वोकल सिंबल। लैंग्वेज जो है एक सिंबल है आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स का, याद रखना इस चीज़ को। लैंग्वेज एक सिंबल है आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स का। कैसे वोकल सिंबल्स का? आर्बिट्रेरी, जिसको हिंदी में बोलेंगे एक पक्षीय। भाषा एक पक्षीय मुखर प्रतीकों का प्रतीक है। मैं आपको छोटे से बात यहाँ पर वीडियो में बताना चाहती हूँ बीच में। देखिए, ये डायरेक्टली मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर लिया है जिसका मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। मेरे पास कोई बड़ी टीम या मेरे जो है साथ में कोई नहीं है जो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए लेकर आए, या फिर देखो मैं क्या कर सकती हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को उठाकर पीपीटी में टाइप करवा सकती हूँ, लेकिन मैं अकेले काम करने वाली हूँ, मेरे पास कोई टीम वगैरह नहीं है। जनरली आप बड़े बड़े कोचिंग्स में और टीचर्स के पास, जिनके पास काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, वो इन्हीं क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ाते हैं। डिफरेंस सिर्फ आपको अलग इसलिए लगते हैं क्योंकि वो पीपीटी में क्या करवा लेते हैं, उनको टाइप करवा लेते हैं। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाना। जितनी मेरी कैपेसिटी रहेगी आगे धीरे धीरे मैं चीज़ों को आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन फ़िलहाल
जो आपको देना है वो है मेन क्वेश्चंस, ठीक है, वो मैं आपको देती रहूँगी, पूरी मेरी कोशिश है। बस थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, कि सपोर्ट सिर्फ इतना कि आप जो भी वीडियो आता है अगर वो आपके मतलब का है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको अपने किसी एग्ज़ाम के लिए, तो सीरियस होकर आप उसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। बस मुझे आपसे सिर्फ यही चाहिए कि अगर आप जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको आपके वो सब पेपर में आना है तो आप उसको अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रेफरेंस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव है, वो किससे रेफर कर रहा है, कहता है कि स्टूडेंट्स बिगिन टू परसीव द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स एज अ डिसिप्लिन। ये एनसीएफ 2000 कहता है। एनसीएफ 2000 ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा है इससे रेफर करता है। एनसीएफ 2000 कहता है स्टूडेंट्स बिगिन टू परसीव द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स एज अ डिसिप्लिन। जो स्टूडेंट है वो परसीव करते हैं स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स का एज अ डिसिप्लिन। छात्र गणित की संरचना को एक अनुशासन के रूप में समझना शुरू करते हैं। एनसीएफ 2000 इस बात को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यूज देयर फिंगर्स टू कैलकुलेट नंबर्स, विच मैक्सिम इज यूज्ड देयर। कौन सा तरीका वो यूज़ करते हैं जब स्टूडेंट नंबर्स को अपनी फिंगर पे, उंगलियों पे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा तरीका वो यूज़ करते हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये तरीका क्या है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट तरीका है। जब आप बच्चों को जनरली देखते हैं वो सीखने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो फिंगर्स पे क्या करते हैं, नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा रहे हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द स्टूडेंट डेवलप्स अ हैबिट of systematic thinking and objective reasoning that is known as, ठीक। देखो हमने लास्ट सेशन में करे थे 40 क्वेश्चंस, आज के सेशन में करेंगे 30 क्वेश्चंस, 70 हो जाएंगे और उससे अगले में फिर 30 क्वेश्चन कर लेंगे, तो पूरे 100 नंबर का हमारा यहाँ पर पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश है मैक्सिमम आपको करवाए जाएं प्रीवियस ईयर पेपर, आपकी प्रैक्टिस उससे अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ लेते हैं। When the student develops a habit of systematic thinking and objective reasoning, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डेवलपिंग एटीट्यूड। जब कोई बच्चा सिस्टमैटिक थिंकिंग करने की हैबिट डेवलप कर लेता है और ऑब्जेक्टिव रीजनिंग की हैबिट डेवलप कर लेता है, उसको डेवलपिंग एटीट्यूड कहा जाता है। जब छात्र व्यवस्थित ढंग से सोचे और उद्देश्य तर्क की आदत विकसित कर ले, हर चीज़ पे रीजनिंग लगाए, उसे विकासशील दृष्टिकोण बोलेंगे, डेवलपिंग जो है एटीट्यूड बोला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए हैं, 160। अब नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स इज बेस्ड ऑन द लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल। तो लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल से जो कनेक्टेड है मेथड वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसको समस्या समाधान विधि कहते हैं। समस्या समाधान विधि लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पर जो है वो काम करता है ना। वहाँ पर आप करके सीखते हो। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है करके सीखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से समस्या समाधान विधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्किल्स आर डेवलप्ड बाय अ मैथमेटिक्स एजुकेशन। मैथमेटिक्स एजुकेशन से क्या स्किल डेवलप होते हैं बच्चे में। एक तो क्रिएटिव थिंकिंग आती है और एक आता है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना। आराम से आप टिक कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में सीखेगा ही, और क्रिएटिव थिंकिंग सीखेगा, चीज़ों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सीखेगा। समस्या हल करना और रचनात्मक सोच, ये गणित से जो है कौशल विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है all the organic and inorganic components surrounding us as well as the events, conditions and processes of their interactions are collectively known as। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट ही तो बोलेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, ठीक। हमारे चारों तरफ जो है, चाहे इवेंट्स हो चाहे कंडीशंस हो, तो जो सब चीज़ चारों तरफ कलेक्टिवली हमारे पास है उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, परिवेश बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन डिसिप्लिन हैज़ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल स्कोप। एक एनवायरमेंट एजुकेशन डिसिप्लिन का बहुत बड़ा लेवल पर स्कोप है। इट मेनली फोकसेस ऑन इश्यूज़ लाइक, ये किन इश्यूज़ पर मेनली फोकस करता है, तो ये फोकस करता है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर, इंटर रिलेशनशिप्स अमंग लिविंग बींग्स एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट और हम लोगों के बीच एक संबंध, बहुत अच्छे संबंध पर, और एनवायरमेंटली लिटरेट सिटीजन्स, और सिटीजन्स को एनवायरमेंट के बारे में
शिक्षा देकर या सिखाकर। पर्यावरण शिक्षा अनुशासन में कई और बहुस्तरीय क्षेत्र हैं, बहुत बड़ा स्कोप है। इसके अंतर्गत क्या आता है? संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, जीवित प्राणियों के बीच अंतर संबंध और पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण साक्षर नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज यूज्ड टू टीच एनवायरमेंटल साइंस इज डैश अ टाइप ऑफ एक्टिव लर्निंग वेयर क्वेश्चंस गाइड द एक्टिविटीज एंड डिस्कशन फॉर द ऑब्जेक्टिव। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है ईवीएस को पढ़ाने के लिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। याद रखना, ईवीएस को पढ़ाने का एक बेस्ट तरीका है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करना। दैट इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिव लर्निंग, उसमें लर्निंग एक्टिवली होती है। वेयर क्वेश्चंस गाइड द एक्टिविटीज एंड डिस्कशन फॉर द ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, पूछताछ आधारित शिक्षा। नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस इज स्टूडेंट को ईवीएस पढ़ाने का मेन पर्पस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सेंसिंग कॉमन but simple and easily observable socio-economic situation and problems, analyzing them and seeking their possible solutions। सामान्य लेकिन सरल और आसानी से देखने योग्य सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और समस्याओं को बच्चों को समझाना, उनका विश्लेषण कर पाएँ वो और उनके संभावित समाधान निकाल पाएँ। यही इसीलिए बच्चों को ईवीएस मेनली पढ़ाया जाता है, जिससे वो समाज की सभी परिस्थितियों को समझें, उनका विश्लेषण करें और उनके समाधानों को ढूंढें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर इनमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है ईवीएस को पढ़ाने का? तो पहला ही ऑब्जेक्टिव नहीं है टू नो एंड अंडरस्टैंड ट्रू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एजुकेशन, ये बिल्कुल नहीं होगा। बाकी तीनों ऑप्शंस होंगे। पहला जिसमें कहता है, हिंदी में पढ़ लेते हैं और अच्छे समझ आ जाएगा, मनुष्य और उनके पर्यावरण के बीच स्तनधारियों के बीच बातचीत को जानना और समझना, पर्यावरण के विभिन्न तत्वों और घटकों के बीच बातचीत को समझना, वर्ग के कारणों और प्रयासों के प्रति समझ, जागरूकता और संवेदनशील बनाना, ये सभी उद्देश्य हैं पहले वाले को छोड़कर। नेक्स्ट है, इन डैश students explore how societies work and how they can participate and take action as critical, informed and responsible citizen। तो ऐसा होता है सोशल साइंस में। तो इन सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में स्टूडेंट एक्सप्लोर करते हैं सोसाइटी कैसे काम करती है, कैसे पार्टिसिपेट करती है, कैसे एक्शन लेती है सभी सिचुएशंस में। तो ये सोशल साइंस का जो है यहाँ पर रोल होता है। नेक्स्ट आपके पास सवाल है, टॉपिक्स इंक्लूडेड इन सोशल साइंस करिकुलम फॉर वेरियस एज ग्रुप्स। सोशल साइंस के करिकुलम में जो भी टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड हैं अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए, जैसे कि फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज़ हैं, क्लोथ्स वी वियर है, फूड वी ईट है, आवर कंट्री डेवलप्स, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये क्या डेवलप करेगा? सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, बच्चों में सामाजिक सोच को जो है डेवलप करेगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं, छात्रों की सामाजिक समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द एसेंशियल क्वालिटीज एक्वायर्ड इन अ सोशल स्टडीज टीचर। एक एसएसटी के टीचर में कौन सी जो है ज़रूरी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वेल इक्विप्ड इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमन क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंड विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इश्यूज। टीचर में एसएसटी के होना चाहिए अच्छी क्वालिफिकेशन, ह्यूमन क्वालिटीज़ और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इश्यूज उसमें होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एकेडमिक योग्यता, मानव गुण और सामाजिक मुद्दों की गहरी समझ के साथ सुसज्जित उसमें समझ होनी चाहिए एक सोशल साइंस के टीचर में। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 170 तक हम आ गए हैं, 200 तक हमें जाना है। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट करना कौन से सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर आप पढ़ना चाहते हो DSSS के लिए। मैं सबसे पहले आपको वही कंप्लीट करा दूंगी। बाकी अब ये सेशंस रुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हैं, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। लगातार अब आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। जो अगर आपके लिए कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है जो आपको जानना ज़रूरी है, वो हम सिर्फ अपडेट करेंगे। उसके अलावा सिर्फ कंटेंट पर अब हमें फोकस करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको लाइक ज़रूर करनी है, और अगर सेशन हमारा अच्छा लगा है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है, जिससे आपको कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए।
और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, थोड़ा इसको आगे तक पहुंचाएं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप अपनी तैयारी ज़रूर करते रहिए। जिन लोगों का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है DSSB का, ठीक है, या किसी भी एग्ज़ाम की वो तैयारी करना चाहते हैं, तो तैयारी आप शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगी। अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलिए अब मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।